हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। हम दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और करेंगे भी तो क्यों करेंगे, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका रेलेवेंस क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। सेकंड ऑर्डर वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम रो और कॉलम वाला प्रोसेस फॉलो करते थे, इसमें हम कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ये चार सामने लिखे हुए हैं कि रो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम रोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए बच्चों, मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 2, -1, 3 and 4, और एक और डिटर्मिनेंट है से 1, 3, -2 and 5, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक काम करते हैं, हम इनको पहले एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको साइड पे लिख लेते हैं, और फिर आपको मैं ये अंडरस्टैंड करवाता हूं। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है बच्चों 8 + 3, और इसको करेंगे तो ये 5 + 6, तो ये कितना हो गया 11 × 11 121 आंसर आ रहा है। तो ये हम साइड पे लिख लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 121 आंसर आ रहा है, यहां पे लिख लेते हैं। अब बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करना, ये तो हमने पहले एक्सपैंड किया और फिर मल्टीप्लाई किया। अब हम ये जो सामने लिखे गए चार प्रोसेस है, इनको समझते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपैंडिंग। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, जो कि हैं ये भी सेकंड ऑर्डर का, ये भी सेकंड ऑर्डर का। तो पहली बात तो ट्रू है। अब दूसरी बात कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे है वही लगा देते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, रो को कॉलम से करते थे बच्चों, ये कितना आया कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में क्या लगाते हैं प्लस। तो 2 × 1 बन गया 2, बीच में डाला प्लस, -1 × -2 बन गया 2। बात समझ रहे ना बच्चों। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये कितना आ रहा है 3 × 2 6 हो गया, और ये -5 हो गया। और इस रो को अब इस कॉलम से करें तो ये 3 × 1 कितना हो गया 3, और 4 × -2 कितना बन गया -8। अब इस रो को इस कॉलम से करें तो 3 × 3 कितना बन गया 9, और 4 × 5 कितना बन गया 20। आइए जरा इसको एक्सपैंड करें तो ये कितना बन रहा है 4, 1, -5 and 29। Am I right? You are getting this? अब जरा इसको एक्सपैंड कीजिए तो ये कितना आ रहा है 80 and 36, that is 116 + 5, वो कितना बना 121। अब देखिए जरा बच्चों, क्या यही आंसर था? तो यही मेरा कहने का मतलब है कि दो डिटर्मिनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों करेंगे, रेलेवेंस क्या है वो हम सीखेंगे। तो आप ये लिखिए, अब बच्चों हमने ये प्रोसेस तो फॉलो कर लिया कि रो और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना। अब ये करके देख लेते हैं, कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए करें जरा कि पहले कॉलम को अब पहली रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस डालेंगे। तो 2 × 1 2, बीच में प्लस, और 3 × 3 कितना 9। बात समझ गए बच्चों। अब पहले कॉलम को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 2 × -2, जो कॉलम्स के ऑपरेशन है वो कॉलम में लिखने हैं हमने। तो 2 × -2 कितना -4, और 3 × 5 कितना 15। तो हमने क्या किया, पहले कॉलम को पहली रो से किया, और फिर पहले कॉलम को दूसरी रो से किया। बात समझ रहे हैं बच्चों। अब हम दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे और पहली रो से करेंगे तो -1 × 1 कितना -1, बीच में प्लस डालेंगे, और 4 × 3 कितना 12।
अब हम दूसरे कॉलम को दूसरी रो से करेंगे, तो -1 इंटू -2 कितना 2 और +4 इंटू 5 कितना 20। जरा एक्सपैंड कीजिए तो ये कितना आ रहा है आपके पास 11 एंड कितना 11 एंड कितना 22। एम आई राइट? अब जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना आ रहा है 220 प्लस 22 दैट इज 242 माइनस 121 विच इज इक्वल टू 121। तो आंसर क्या था बच्चों? यही था आंसर। तो ये भी मैंने आपको दिखाया कि ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक हम और करके देख लेते हैं कि अब हम रोज को रोज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब करेंगे क्यों, कैसे करेंगे, कारण क्या है वो हम देखेंगे। पहले तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये रोज और रोज वाला प्रोसेस देख लेते हैं। तो आइए क्या करेंगे, पहले पहली रो को पहली रो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 3 -3। अब पहली रो को दूसरी रो के साथ करें तो 2 इंटू -2 4 एंड -1 इंटू 5 इज -5। अब दूसरी रो को पकड़ेंगे, पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 12। अब दूसरी रो को पकड़ेंगे, दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -2 6 प्लस 4 इंटू 5 कितना 20। आइए सिंप्लीफाई करें तो ये -1 -9 15 एंड कितना 14। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना आ रहा है -14 और ये कितना बन गया 90 प्लस 45 दैट इज 135। और 135 में से 14 माइनस किए कितने आ गए बच्चों 121। तो ये भी हमने प्रोसेस देख लिया। समझ लिया ना बच्चों? सिमिलरली हम कॉलम्स को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स एंड व्हाट आर द कंडीशंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। होप यू अंडरस्टूड। इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट लेट अस मूव अहेड। अभी हमने पढ़ी एक प्रॉपर्टी की दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं कि कहा जा रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट की जो बातें हमने सीखी हुई हैं प्रीवियस लेक्चर्स में वो तो सोचनी है कि रोज को ऐड कर दीजिए, कॉलम्स को ऐड कर दीजिए, कुछ कॉमन आने के आसार हो, 1 1 1 बने तो 0 0। परंतु देखिए यहां पे रोज को ऐड करें, कॉलम्स को ऐड करें तो बहुत ही खिचड़ी मच रही है। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। एक मैं आपको एक्सपीरियंस से अपने बात बताता हूं कि अक्सर जब कभी डिटर्मिनेंट किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो और अंदर खिचड़ी सी मची हो, खलेरा सा हो, तो वो अक्सर दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जरा ध्यान से देखिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री होती है। ये सेम है, देखिए ये सेम है और ये सेम है। तो कहीं ये दो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन में तो नहीं लिखा गया। आइए कोशिश कर लेते हैं। हमें पता है कि दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। कोई भी हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। रो कॉलम को कर लीजिए, कॉलम रोज कर लीजिए, रोज रोज कर लीजिए, कॉलम कॉलम कर लीजिए। तो हमारा ये पहला एलिमेंट है बच्चों 2l1 l2। मैं अगर यहाँ पे l1 लिखूं, यहाँ पे l2 लिखूं, मैं इस तरह का प्रोसेस रो और कॉलम्स मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस निकालने लगा हूं। तो यहां पे मैं लिख दूं L2 और यहां पे लिख दूं L1। तो बच्चों L1 L2 प्लस L2 L1, ये देखिए पहला एलिमेंट आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये तीसरे एलिमेंट में क्या लिखना है वो हम देखते हैं। पहले हम सिमेट्री सी बनाने की कोशिश करें। अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमें L1 M2 चाहिए। यहाँ पे L1 है, मैं यहाँ M2 लिख देता हूं। और हमें L2 M1 चाहिए, L2 M1 चाहिए। तो देखिए L1 M2 प्लस L2 M1 ये भी आ रहा है। अब हमें जो तीसरा एलिमेंट है वो चाहिए L1 N2। तो यहाँ N2 लिख दूं और L2 N1 यहाँ पे N1 लिख देता हूं। तो आप देखिए कि भाई रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास पहली रो पूरी की पूरी आ रही है।
अब ये थर्ड में क्या आना है वो हम देखते हैं। आगे बढ़े, हम देखें कि ये सेकंड रो में क्या आना चाहिए। तो देखिए L1 के साथ M2 चाहिए और L2 के साथ M1 चाहिए। अब ये देखिए यहाँ L2 है, मैं यहाँ पे M1 लिख दूं और यहाँ पे L1 है बच्चों, तो मैं वहां पे M2 लिख देता हूं। अब मेरे को लग रहा है कि सिमेट्री मिली गई है। L1 M1 तो इधर आया होगा, N1 L2 M2 N2 आया होगा। यहाँ पे बच्चों क्या कहते हैं अपना L2 M2 N2। अब देखिए जरा मल्टीप्लाई करके तो मेरे ख्याल से सारा बन ही गया है। ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, M1 L2 प्लस M2 L1। देखिए ये आ रहा है M1 L2 प्लस M2 L1। अब M1 M2 प्लस M2 M1 देखिए 2 M1 M2, M1 N2 प्लस M2 N1 देखिए ये आ रहा है। अब ये N1 L2 प्लस N2 L1, N1 L2 प्लस N2 L1 देखिए ये एलिमेंट भी आ रहा है। N1 M2 प्लस N2 M1 ये एलिमेंट भी आ रहा है। N1 N2 प्लस N1 N2 2 N1 N2। तो यहां पे मैं 0 0 0 लिख देता हूं, 0 0 0 लिख देता हूं। अब आप देखिए कि भाई जब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आ रहा है। सो आई कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट एंड लुक एट इट वेरी केयरफुली। इसका एक पूरा कॉलम 0, तो इसका तो आंसर 0 होना चाहिए। इसका एक पूरा रो 0, इसका आंसर 0 होना चाहिए। तो 0 इंटू 0 कितना आ गया? 0। बात समझ गए बच्चों? थोड़ा टफ सोच है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों? और इसकी पहचान अक्सर क्या कि एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट हो, ऑपरेशन जो हो वो नजर ना आ रहे हो और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो, तो वो अक्सर दो टुकड़ों में बट जाता है, मतलब दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में लिखा जाता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। लिखिए इसको, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। So students, let us move to the second question. In second question, the statement is alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0. Sn डिफाइन किया गया है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू ये है, जिसको इस तरह से लिखा गया, उसकी वैल्यू डिमांड की जा रही है। 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हम डेल्टा को लिखते हैं बच्चों। आइए सॉल्यूशन करें इसका। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, पहला एलिमेंट क्या है बच्चों? 3, आगे है 1 प्लस S1। S1 क्या होगा? यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा, वो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, और आगे है 1 प्लस S2। S2 क्या आएगा? n की जगह 2 आ जाएगा, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। आगे है 1 प्लस S1, तो वो क्या आएगा? 1 प्लस S1, n की जगह 1 चले जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। आगे है 1 प्लस S2, तो वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे है 1 प्लस S3, वो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उससे आगे है 1 प्लस S2, वो हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 1 प्लस S3, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 1 प्लस S4, n की जगह 4 चले गया, तो S4 आ गया अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिमांड की जा रही है। और बच्चों देखिए खराब सा डिटर्मिनेंट लग रहा है, तो जो मैंने कहा आपको अपने एक्सपीरियंस से कि जब कभी एक खराब सा डिटर्मिनेंट हो और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नजर आए, तो देखिए ये भी एक खराब सा डिटर्मिनेंट है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो अक्सर वो दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिखा जाता है। तो होपफुली ये दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। आइए देखते हैं। अब यहां दिमाग लगाना होता है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको ये पता लग जाए। मैं यहाँ पे 1 लिखूं बच्चों, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूं और इधर लिखते हैं 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो ये क्या बना? 1 प्लस 1 प्लस 1, ये पहला एलिमेंट 3 तो आ रहा है। अब हमें चाहिए, मैं क्या सा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मेरे को 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यहाँ पे 1 लिखता हूं, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा। तो देखिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये दूसरा एलिमेंट आ रहा है। अब हमें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 1
1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये थर्ड एलिमेंट आ रहा है। समझ गए बच्चों? अब हमें चाहिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 1 अल्फा बीटा लिख लो बच्चों, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अगला देखिए ये एलिमेंट तो आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी आ रहा है। 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी आ रहा है। तो सिमेट्री से यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही होना चाहिए। जरा कर लीजिए मल्टीप्लाई, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए ये आ रहा है। 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखिए ये आ रहा है। 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4, ये आ रहा है। तो जैसा हमने सोचा था कि ये डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिखा जा सकता है और लिखा गया। अब हमें कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो आइए इसको पहले तो ठीक करके लिख लें बच्चों। एक काम करते हैं, हम इसको पहले तो जरा देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको 5 डिटर्मिनेंट पढ़ाए हैं उनमें से एक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं लग रहा, देखिए 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बिल्कुल ऐसा बन रहा है। ये 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूं, यहाँ पे 1 1 1, ए की जगह 1 आ रहा है, बी की जगह अल्फा, सी की जगह बीटा, ए स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने आपको याद कराई, आप अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें 5 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए गए थे। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो बिल्कुल ऐसा बनाया जा सकता है, जरा ट्रांसपोज करके इसको, ये तो 1 1 1 है, ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट का आंसर और उसके ट्रांसपोज का आंसर सेम होता है। पहली रो को पहला कॉलम बना देता हूं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 1 बीटा बीटा स्क्वायर। तो जरा चेक कीजिए, ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है बच्चों, तो ये लिखा गया 1 1 1 1 अल्फा बीटा और 1 1 स्क्वायर लिख दिया इसको, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और वो जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट था बच्चों, वो क्या याद कराया था आपको मैंने, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसका आंसर था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो यहां पर वही प्रॉपर्टी लगा दी, a यहां पे 1 है, b यहां पे अल्फा, c यहां पे बीटा, तो वो क्या था a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए। तो यानी इस डिटर्मिनेंट को हमने वो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट की मदद से ऐसा लिख दिया। बात समझ गए बच्चों? लिखिए, इसको मिटाना पड़ेगा। तो आइए प्रोसीड करते हैं आगे। हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। मैं अब ऊपर करके लिखूं पहले, तो ये बना है हमारे पास 1 माइनस अल्फा, और उसके साथ में ये तीसरी ब्रैकेट लिख देता हूं बीटा माइनस 1 और अल्फा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर। बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बना बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, और साथ में अल्फा माइनस बीटा और होल स्क्वायर पड़ा हुआ है हमारे पास। बीटा और अल्फा का पेयर बना देते हैं, और माइनस 1 है माइनस अल्फा बीटा है, और बच्चों स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये आ गया। अब क्योंकि हमें कहा गया कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो जो स्टैंडर्ड बातें होती हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाय ए, इन बातों को वहां पे हम यूज करते हैं। देखिए ये सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रहा है, तो ये तो हम यहां लगा ही देंगे, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। पहले तो उसको भी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब हम काम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा कितना है मेरे पास सी बाय ए,
अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाय स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना है, सी बाय ए। बात समझ रहे बच्चों? इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। पहले तो ये सारे माइनस जो है, माइनस कॉमन लेके बाहर निकलेगा तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो एलसीएम लीजिए, कितना आया, ए, यहां पे बचेगा बी प्लस ए प्लस सी, ऊपर होल स्क्वायर। इधर भी एलसीएम लीजिए, कितना, ए स्क्वायर, तो ये आया बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे का ऐसे ही है, और ये ए स्क्वायर, और यहां पर भी ए स्क्वायर, तो ये ए की पावर क्या बन गई, 4। तो आइए चेक करें ऐसी कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मिसप्रिंट होगा बच्चों, यहाँ पे होल स्क्वायर भी आना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 4। तो हमारी ऑप्शन कौन सी आ गई, बी। तो इस क्वेश्चन ने भी हमें जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, उसका यूज को सिखाया है। तो आप इसको लिखिए, अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी अभी, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, और उसके बेस पे दो क्वेश्चंस किए। तो जैसा मैंने कहा था कि एक और प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। तो इफ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू अल्फा इन अ डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट बिकम 0, दिस विल इंप्लाई दैट x माइनस अल्फा विल बी द फैक्टर ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है और उसमें x इन्वॉल्व है, और x को अल्फा जब भरा तो वो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा उस डिटर्मिनेंट का फैक्टर होगा। अंडरस्टूड सी बात है बच्चों। इसकी एक एप्लीकेशन देखें। सपोज कीजिए हम अपना स्टैंडर्ड वाला डिटर्मिनेंट ले लें बच्चों, 1 1 1 a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसका आंसर मैंने आपको सिखाया प्रीवियस लेक्चर, जो 5 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स में इसका आंसर क्या पढ़ा था आपने, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब जरा देखिए, मैं इसका नाम डेल्टा डाल देता हूं, और अगर इफ वी सब्स्टिट्यूट a इक्वल्स टू b, मान लीजिए मैं a की जगह b सब्स्टिट्यूट कर देता हूं डेल्टा में, इन डेल्टा। तो देखिए डेल्टा क्या बनेगा, जहां पे a था बच्चों वहां पे b लिख दिया, तो ये 1b स्क्वायर हो गया, और ये तो ऐसे क्या ऐसे ही है 1c स्क्वायर। अब देखिए दो कॉलम 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर सेम आ गए, तो डेल्टा का आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब a को b भरने पे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि a माइनस बी डेल्टा का क्या होगा, फैक्टर। दिस विल इंप्लाई दैट a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ डेल्टा। आर यू गेटिंग दिस? समझ गए बच्चों? अब सिमिलरली अगर मैं b की जगह c भरूं, इफ वी सब्स्टिट्यूट b equals to c in डेल्टा, तो देखिए डेल्टा क्या बन रहा है, मैं b की जगह c भरने लगा हूं, तो ये पहला कॉलम तो 1a स्क्वायर, b की जगह c भर दिया तो ये 1c स्क्वायर और 1c स्क्वायर। अब देखिए जरा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम आ गया, तो दो कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। तो भाई b को c भरने पे डेल्टा जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी वो कहेगी कि b माइनस c इज फैक्टर ऑफ डेल्टा। बात समझ रहे ना बच्चों? अब सिमिलरली अगर इफ वी सब्स्टिट्यूट c इक्वल्स टू a इन डेल्टा, तो डेल्टा में अगर मैं c को a भर दूं तो ये पहला कॉलम तो 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, दूसरा कॉलम और c की जगह a भर दिया तो 1a स्क्वायर। जरा देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है तो डेल्टा का आंसर 0 आ गया। तो c को a भरने पे डिटर्मिनेंट कहता मेरा आंसर a आ गया, तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि c माइनस a इज फैक्टर ऑफ क्या, डेल्टा।
बात समझ गए बच्चों? अब देयरफॉर डेल्टा बिकम्स, अब भाई डेल्टा की शक्ल पता लग रही है हमें। डेल्टा जो डिटर्मिनेंट था हमारा 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि डेल्टा था, वो क्या बना कि भाई a माइनस बी तो डेल्टा का फैक्टर है, b माइनस सी तो डेल्टा का फैक्टर है, और c माइनस ए तो डेल्टा का फैक्टर है। तो ये बन गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। बात समझ रहे बच्चों? ये तीन फैक्टर आ गए अब डेल्टा के। अब हो सकता है कोई और फैक्टर भी हो, ये तो हमने सोचा, क्या पता कोई और फैक्टर भी हो। अब वो फैक्टर कैसा है, क्या वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहा है या नंबर है, तो वो आप डिग्री कंपेयर करके कर सकते हैं। जरा देखिएगा, कंसंट्रेट कीजिए बच्चों। इस डिटर्मिनेंट को जब खोलेंगे, आइए फर्स्ट रो से खोलें तो 1 बाहर है, ये रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो बी सी स्क्वायर सी। बी सी स्क्वायर का क्या मतलब, बी की पावर 1 सी की पावर 2, तो डिग्री कितनी आ रही है 3, 1 + 2 3, और ये बी स्क्वायर सी, ये 2 पावर ये 1 पावर, फिर डिग्री कितनी आई 3। ये बीच वाले से खोलेंगे तो -1 ए सी स्क्वायर सी, तो ए की पावर 1 सी की पावर 2, फिर डिग्री कितनी आ रही है 3, और यहाँ ए स्क्वायर सी से करेंगे वो भी डिग्री 3, यहां से खोलिए तो ए स्क्वायर बी डिग्री 3, मतलब डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिग्री 3। Am I right? ये जो डेल्टा हमने निकाला है बच्चों, नाउ डेल्टा इज अ डेट ऑफ डिग्री 3। अब यहां जो हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से इसके 3 फैक्टर बनाए, जरा उनकी मदद से डिग्री कैलकुलेट करें तो देखिए कि a इंटू बी होगा और ये ab इंटू सी होगा, मतलब a की पावर 1 b की पावर 1 c की पावर 1, तो डिग्री तो उधर भी 3 आ गई है, तो इसका मतलब डिग्री बैलेंस्ड है। बात समझ रहे ना बच्चों? तो डिग्री बैलेंस होगी, इसका मतलब जो उसका और कोई फैक्टर होगा उसमें एबीसी नहीं इन्वॉल्व होंगे, नहीं तो डिग्री का इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब उसका कोई फैक्टर हो सकता है जो सिर्फ नंबर हो सकता है। तो देयरफॉर एज द डिग्री ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, बच्चों मैं ये मिटाने लगा हूं ताकि हम लिख पाए। अब एज द डिग्री ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज बैलेंस्ड, देयरफॉर डेल्टा जो कि है हमारा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको हमने लिखा था a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, उसका कोई चौथा फैक्टर एबीसी नहीं इन्वॉल्व कर सकता। हाँ, चौथा फैक्टर कोई नंबर हो सकता है। देयरफॉर डेल्टा कैन बी रिटन लाइक दिस। एम आई राइट? कि भाई यहां नंबर कोई साथ में हो सकता है। अब डेल्टा तेरे को ऐसा तो लिख लिया, अब ये नंबर की डिटर्मिनेशन बच्चों, दो चीजें इक्वल हों तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन के लिए इक्वल है। मैं एबीसी को कोई नंबर सपोज कर लेता हूं और लेफ्ट साइड और राइट साइड में फिल करके ये लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो व्हाट आई डू इज आई पुट a इक्वल टू 1, b को 2 भर देता हूं, c को 3 भर देता हूं। तो आइए, a की जगह 1 भर दिया बच्चों, b की जगह 2 भरा था और c की जगह 3 भर दिया। तो इधर भी भरे, a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह 3, c की जगह 3 था, a की जगह 1 था। इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 18 माइनस 12 माइनस 1 9 माइनस 3 प्लस 1 4 माइनस 2, और यहां पे खोलेंगे तो -1 इंटू -1 1 हो गया, और यहां पे 2 लैम्डा आ गया। तो आइए खोलिए, ये 6 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो लैम्डा कितना आ गया 1। देयरफॉर जो डेल्टा था, जो कि था 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लैम्डा कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। हैंस प्रूव्ड, ये हमने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यू प्रूव की थी, वो इसी के इक्वल थी। तो आपने देखा कि किस तरह से फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल दिया। समझ गए?
एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये एक स्किल तो है, बट डू नॉट अप्लाई इन योर स्कूल बोर्ड एग्जाम्स. ओके, यू कैन of course keep it in your mind and apply in competitions, but do not apply in your boards exam. So this finishes our today's lecture. We will be coming with the next lecture in which I will be dealing with some questions which involves advanced properties. So till then, keep studying. Okay, thank you.